समय के गर्भ में क्या छिपा है, इसे आज तक कोई नहीं जान सका है। क्या पता कब काल की काली छाया इंसान पर पड़े और उसकी ख्वाहिशों का हरा भरा पेड़ सूखकर एक ठूंठ बन जाए। अपने आने वाले जीवन के लिए ढेरों सपने आंखों में सजाए आदित्य अपनी नई दुल्हन के साथ गोवा हनीमून के लिए निकल गया था। यार ये सब कितना हसीन है ना। काश के लम्हे यही थम जाए और हम कुछ और पल साथ बिता सके। वापस जाकर तो हम दोनों ही अपनी जॉब में बिजी होने वाले हैं। मेरे पास एक आइडिया है। लौटते समय हम फ्लाइट से जाने की बजाय कार से रोड ट्रिप करके चले क्या? इसी बहाने ज्यादा टाइम साथ बिताएंगे और यहाँ की ग्रीनरी और पीस को फील भी कर पाएंगे। आर यू श्योर? रास्ते में बहुत घना जंगल है, आदिवासियों के जंगली जानवर भी है यहाँ, और रास्ता जंगल से होकर ही गुजरता है। अरे कम ऑन आदित्य, तुम तो जानते हो ना मुझे रोड ट्रिप कितनी पसंद है। नेचर को महसूस करते हुए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है। आदित्य ने एक लोकल ड्राइवर को साथ लिया और कार की बैक सीट पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर सफर का आनंद लेने लगे। दिन अब ढलान पर था। आसमान काली चादर से ढकने लगा था और उसी के साथ जंगल से होकर गुजर रहा ये रास्ता और भी डरावना नजर आने लगा था। जंगली जानवरों की आवाज रह रहकर उनके कानों को स्पर्श कर रही थी, जिससे आसपास का माहौल और भी डरावना महसूस हो रहा था। शीना गाड़ी की खिड़की से सर टिकाकर बाहर देख रही थी कि तभी उसके कुछ ऐसा अप्रत्याशित नजर आता है कि वो उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती है। हल्के अंधेरे में उसे 4 लोग नजर आते हैं जो कुछ भारी बक्से नुमा चीज को लोहे की जंजीरों से बांधकर जमीन पर घसीट रहे थे। लोहे की मोटी चेन को कंधे से सटाकर वे बिना पलक झपकाए किसी बेजान बुत की तरह बस बढ़े जा रहे थे। तभी शीना की नजर ताबूत के पीछे चल रहे औरतों के एक झुंड पर पड़ी। वे सभी दुल्हन के लिबास में नजर आ रही थी, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें देखकर एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था बरसों से उन्होंने वही कपड़े पहने हों। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनकर शीना को बेचैनी महसूस होने लगी थी। ये उन औरतों के रोने की आवाज थी जो रोते हुए बस उस ताबूत के पीछे चलती जा रही थी। स्टॉप, जल्दी स्टॉप। ये वियर्ड सी चीज क्या है? ऐसा कुछ पहली बार देख रही हूँ। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया और इससे पहले कि ड्राइवर और आदित्य कुछ समझ पाते, शीना अपना कैमरा हाथ में लेकर गाड़ी से बाहर निकल गई थी। उसके पीछे पीछे हैरानी से ड्राइवर और आदित्य भी चले जा रहे थे। शीना उस काफिले के नजदीक जाकर छिपकर वीडियो शूट करना शुरू करती है कि उनके पांवों को देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वे चारों ताबूत उठाने वाले लोग हवा में थे। उनके पांव जमीन को स्पर्श ही नहीं कर रहे थे और ये नजारा देख शीना का कलेजा धक से रह गया था। चीख की आवाज सुनकर उन कॉफिन मैन की नजर उस पर पड़ जाती है। अचानक तेज धमाका होता है और रोशनी की तेज किरण फूट पड़ती है और आदित्य और ड्राइवर रमेश वहां से दूर जा गिरता है। जब वो चमक गायब होती है तब तक वो ताबूत और वो 4 ताबूत खींचने वाले कॉफिन मैन गायब हो चुके थे। आदित्य ने खुद को संभाला और सदमे में नजर आ रही अपनी पत्नी को लेकर गाड़ी में बैठाया और वापस अपने होटल लौट आया। पहले तो आदित्य को ये सब थकान और शायद डर से पैदा हुई चुप्पी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे कई दिन बीतने के बाद उसने चीजों को गंभीरता से लेना शुरू किया। वापस मुंबई लौटने पर आदित्य ने महसूस किया उसकी आंखें कुछ अलग दिखाई दे रही थी। शायद वो अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और काली थी। अरे यार, हुआ क्या तुम्हें? अब तो कई दिन हो गए, ना तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो ना कुछ बात करती हो। इतना कहकर आदित्य ने शीना का कसकर हाथ पकड़ लिया। शीना ने जैसे ही आदित्य के हाथ का स्पर्श महसूस किया,
उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से काली हो गई और उसमें आदित्य को जोरदार धक्का दिया, जिसके कारण वो दूर जा गिरा। शीना उठकर वापस अपने कमरे में चली गई, जैसे उसे आदित्य के गिरने से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। आदित्य को शीना के आसपास कुछ तो खतरा महसूस होने लगा था, इसलिए अगले कुछ दिन उसने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी हरकतों को नोटिस करने का सोचा। पूरा दिन चुपचाप रहने वाली शीना रात होते ही दुल्हन की तरह सजती, आईने के सामने बैठकर किसी अनजान भाषा में गुनगुनाती और फिर खिड़की से बाहर जंगल की दिशा में घूरती रहती। एक रात आदित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि शीना बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर बाहर निकला। घर के बाहर शीना लाल जोड़े में खड़ी थी, लेकिन सामने का नजारा देख आदित्य के पांव जड़ हो गए, क्योंकि शीना के सामने वही 4 कॉफिन मैन खड़े थे जिन्हें उसने जंगल में देखा था। उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वे अजीब सी पोशाक पहने हुए थे और एकटक शीना को घूर रहे थे। अचानक शीना की आवाज बदल गई। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तभी उस ताबूत का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके भीतर से एक डरावना दानव बाहर आ गया। जैसे ही उस असुर ने अपना हाथ शीना की ओर बढ़ाया, शीना की आंखों का कालापन लाली में बदलने लगा और उसके चेहरे पर एक अजीब सम्मोहित मुस्कान फैल गई। आओ मेरी दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। उस असुर की आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। शीना बिना किसी विरोध के उसकी ओर चल पड़ी। शीना, रुक जाओ। आदित्य शीना को रोकने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा, लेकिन तभी जमीन के नीचे से दर्जनों काले हाथ निकल आए। उन्होंने आदित्य के पैरों को पकड़ लिया। वो वहीं पर गिर पड़ा। शीना! असुर ने शीना के सिर पर हाथ रखा। अचानक शीना का लाल जोड़ा और भी चमकदार हो गया। उसकी मांग अपने आप काले सिंदूर से भर गई, माथे पर काली बिंदियां लग गई और गले में काले फूलों की माला प्रकट हो गई और उसके पैरों के नीचे काला धुआं उठने लगा। तभी जंगल के अंधेरे से कुछ रोती हुई दुल्हनें बाहर आ गई। उन दुल्हनों में से किसी का चेहरा जला हुआ था तो किसी की गर्दन टेढ़ी थी, किसी की आंखों से खून बह रहा था। वे सब शीना को घेर कर खड़ी हो गई, फिर एक साथ रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हजारों औरतें एक साथ विलाप कर रही हों। वधूसुर ने शीना का हाथ पकड़ा और अगले ही पल पूरा जुलूस जंगल के भीतर बढ़ने लगा। ताबूत सबसे आगे, उसके पीछे वधूसुर और शीना, और फिर सैकड़ों रोती हुई दुल्हनें। धीरे धीरे वे सब घने अंधेरे में समा गए। आदित्य चीखता रह गया। शीना! फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। जब आदित्य की आंख खुली तो उसने खुद को घर के कमरे में पाया। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शीना! वो झटके से उठ बैठा। सामने ड्राइवर रमेश बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। साहब, आखिर होश आ गया आपको? शीना मैडम कहाँ है? मालकिन को वो ले गया साहब, वो ले गया उनको। कौन ले गया मेरी शीना को? वधूसुर, एक दानव है वो। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य अविश्वास से उसे देखने लगा। अभी तक जिसे आदित्य एक बुरा सपना समझ रहा था, रमेश की बात सुनकर यह पक्का हो गया था कि कल रात जो भी उसने अपनी आंखों से देखा वो सच था। तुम ये कैसे जानते हो? इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो वधूसुर था? मैं तो हमेशा से सब जानता था साहब। आपको मुंबई में वापस आपको छोड़ते हुए मेरे मन में बेहद उथल पुथल मची थी। ऐसा लग रहा था जैसे
मैंने आपको कोई धोखा दे दिया हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को समझाया कि शायद जो मैं सोच रहा हूं वो सच नहीं हो सकता। कहां दुनिया रोबोट चला रही है और कहां मैं आपको एक राक्षस की कहानी पर यकीन दिलाऊं। मैं कुछ समझा नहीं रमेश। जो भी तुम जानते हो मुझे बताओ। मैं सच को कैसे झुठला सकता हूं? मेरी आंखों के सामने मेरी शीना को लेकर गया है वो, और तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? मैं गोवा के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज से ही जुड़ा हुआ हूं। थोड़ा बड़ा हुआ तो रोजी की तलाश में इधर मुंबई आ गया। बचपन से इसकी कहानी सुनता आया हूं, पहले दादी और फिर अपनी मां से। उस राक्षस की कहानी जानते हुए भी मैंने आपको सच नहीं बताया, इसलिए मुझे लगता रहा कि मैंने आपको धोखा दिया है। मैं हमेशा इसे कहानी समझता था, लेकिन कल रात जो देखा उसके बाद मेरी आत्मा भी वो सब सोचकर कांप रही है। करीब 100 साल पहले उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था वधूसुर। कहा जाता था कि वो इंसानों का नहीं, दुल्हनों का शिकारी था। जब भी किसी लड़की की शादी होती, हल्दी मेहंदी की गंध उसे गांव की ओर खींच लेती। वधूसुर नववधू की सुगंध महसूस कर लेता था और फिर शादी की रात वो आकर दुल्हन को उठा ले जाता। लाख कोशिश की गई, शादियों में ढोलक, मेहंदी, हल्दी, पकवान सब बंद हो गए, लेकिन उस वधूसुर को जाने कैसे खबर लग जाती और फिर वही होता। जो भी बीच में आता उसकी जान जाती, और दुल्हन, उसका मरना तो मानो पहले ही तय था। उसके यहां से कभी कोई दुल्हन वापस नहीं लौटी। धीरे धीरे पूरे कबीले में शादियां बंद हो गई। लोग अपनी बेटियों को छिपा कर रखने लगे, लेकिन वधूसुर हर बार उन्हें ढूंढ लेता। कहा जाता था कि वो किसी भी दुल्हन को देखते ही उसे अपने वश में कर सकता था। वो लड़की खुद उसके साथ चली जाती थी, जैसे उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती हो। सैकड़ों लड़कियां उसकी शिकार बन गईं। जिन्हें अपने बेटे बेटी की शादी करनी थी, वे जंगल छोड़कर भाग गए, और इस तरह ये जंगल लगभग खाली हो गए। पूरा इलाका शमशान जैसा हो गया। तब गांव वालों ने एक महान तांत्रिक की सहायता ली। बहुत बड़ी शक्ति है ये, इसे रोकने के लिए महान तप बल की जरूरत होगी। मैं प्रेत साधना करूंगा और फिर उन्हीं प्रेतों से इस असुर को रोकने में मदद लूंगा। वो तांत्रिक महीनों तक साधना करता रहा। आखिर एक अमावस्या की रात उसने वधूसुर को चुनौती दी। अगर अपनी शक्तियों पर अभिमान है तो आ और सामना कर मेरा। तांत्रिक के यूं पुकारने से वधूसुर प्रकट हो गया। एक और बाबा अपने हवन कुंड में उसके नाम की आहुतियां देते रहे, और दूसरी ओर वधूसुर गुस्से में गुर्राने लगा। देखते ही देखते उसके क्रोध के कारण आसमान लाल हो गया, पेड़ जलने लगे, धरती कांपने लगी, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्र बंद नहीं किए। आखिरकार तांत्रिक ने अपने प्राणों की सारी शक्ति लगाकर वधूसुर को एक मंत्रबद्ध ताबूत में कैद कर दिया। चूंकि बाबा ने अपने तप से जान लिया था कि वधूसुर को मारा नहीं जा सकता, केवल कैद किया जा सकता था, इसलिए वधूसुर को ललकारने से पहले ही तांत्रिक ने 4 मृत योद्धाओं की आत्माओं को प्रेत सिद्धि के द्वारा बुला लिया था। तांत्रिक ने उन 4 को ताबूत को बांधने का काम सौंपा और ताबूत का रक्षक बना दिया। वही 4 आत्माएं आज कॉफिन मैन कहलाती हैं। हर रात तांत्रिक को दिए अपने वादे को निभाने के लिए वे 4 कॉफिन मैन ताबूत को लेकर जंगल में घूमते हैं। उन्हें आदेश था कि वे हर रात ताबूत को लेकर पूरे जंगल में घूमते रहें। अगर ताबूत को किसी एक जगह स्थिर किया गया तो वधूसुर अपनी शक्तियों से शायद आसपास के लोगों को सम्मोहित करके बाहर आ सकता था। इसलिए वधूसुर को कमजोर करने के लिए उसे लेकर हर रात कॉफिन मैन निकलते हैं। चूंकि ताबूत को बाबा ने मंत्र की शक्ति से बंद किया था, इसलिए कोई चाहकर भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता।
और जब तक ताबूत बंद रहेगा बदूसुर बाहर नहीं आ सकेगा। अगर ऐसा है तो लेकिन फिर वो बाहर कैसे आया? रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि श्राप टूट गया साहब। वो सारी कहानी सच थी जिसे मैं बस एक डरावनी कहानी समझता था। कैसे कैसे टूट गया? तांत्रिक ने एक चेतावनी छोड़ी थी। वैसे तो वधूसुर इतना दुर्बल है कि अब वो किसी दुल्हन को उठाकर नहीं ले जा सकता, किंतु यदि कोई नई दुल्हन अपनी इच्छा से ताबूत के पास पहुंचे और वे चारों प्रेत उसे देख लें तो क्या? तो ताबूत का बंधन टूट जाएगा और वधूसुर आजाद हो जाएगा। जब प्रेतों को ताबूत ले जाने का काम मिला तो तांत्रिक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जिस दिन कोई दुल्हन खुद चलकर वधूसुर के पास आएगी तुम्हारा बंधन खत्म हो जाएगा, तुम चारों आजाद हो जाओगे और फिर तुम्हें ये ताबूत नहीं खींचना होगा। वे चारों प्रेत जाने कब से किसी नव वधू का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें इस बंधन से छुटकारा दिला सके। रमेश की बात सुनकर आदित्य के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे याद आया शीना खुद गाड़ी से उतरी थी, खुद वीडियो बनाने गई थी और चारों कॉफिन मैन ने उसे देख लिया था। रमेश ने सिर झुका लिया। साहब, मालकिन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वधूसुर उसे अपनी दुल्हन बनाएगा और अगर उसे वापस नहीं लाया गया तो अगली अमावस्या तक मालकिन भी उन रोती हुई दुल्हनों में शामिल हो जाएगी। यह सुनकर आदित्य की रगों में खून जम गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी समय जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन खंडहर के भीतर शीना लाल घूंघट में बैठी थी और उसके चारों ओर वे सैकड़ों मृत दुल्हनें खड़ी थीं। वधूसुर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो किसी भयावह विवाह की तैयारी शुरू हो चुकी हो। क्या वधूसुर शीना को मार डालेगा या आदित्य अपनी पत्नी को बचाने के लिए 100 साल पुराना रहस्य चक्र भेज सकेगा? आखिर ताबूत में बंद ये असुर कैसे खत्म होगा? जानने के लिए देखिए ताबूत का अगला भाग। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें